नमस्कार, हिंदी की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम नई नई जानकारी से भरपूर और मन को खुश कर देने वाली एक यात्रा पर चलेंगे। पृथ्वी की सुंदर संरचनाओं में से एक है तिब्बत। पवित्र भूमि पर बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़, झीलों, घाटियों से युक्त अगर प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर और अद्भुत नजारा देखना हो तो दुनिया की छत यानी तिब्बत की सैर एक बेहतरीन विकल्प है। और तिब्बत की राजधानी ल्हासा की सुंदरता के तो क्या कहने। तिब्बती बौद्ध ल्हासा को एक पवित्र भूमि मानते हैं। हम यदि आज यानी इस सदी में अगर ल्हासा की यात्रा पर जाएंगे तो देखेंगे वहां पर चौड़ी चौड़ी सड़कें, उन पर दौड़ती महंगी महंगी गाड़ियां, अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन, शानदार ऊंची ऊंची बिल्डिंग, होटल, म्यूजियम, मठ, और यह सब देखकर हम रोमांचित हो उठेंगे। आज हम इंटरनेट के द्वारा बड़ी आसानी से एक ही क्लिक पर दुनिया के किसी भी हिस्से को देख और समझ सकते हैं। लेकिन पिछली शताब्दी यानी 20वीं सदी में यह सब सुविधाएं नहीं थीं। तब यात्रियों ने जिन भी क्षेत्रों की यात्रा की, तब उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभवों को लिखा। तो इस तरह पाठकों को अज्ञात और अनजान क्षेत्रों के भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वातावरण को समझने में मदद मिली। हिंदी साहित्य में भी अनेक लेखकों ने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, लेकिन यात्रा साहित्य का पितामह तो राहुल जी को कहा गया है। राहुल जी ने घुमक्कड़ी को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु कहा है। इसके साथ ही एक बात ध्यान देने वाली है कि उनकी यात्राओं का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि उनके पीछे एक दर्शन था, नया ज्ञान हासिल करने की इच्छा थी। उनकी तिब्बत संबंधी यात्राओं का उद्देश्य भी वहां की ऐतिहासिक सामग्री की खोज और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन है। ल्हासा की ओर पाठ एक संकलित अंश है। यह अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने 1929 से 30 के दौरान की थी, और इस दौरान वह तिब्बत में 1.25 बरस रहे थे। इस पाठ से हमें आज से 100 साल पहले के तिब्बत के भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को समझने में मदद मिलती है। राहुल जी तिब्बत में नेपाल के रास्ते दाखिल हुए थे, यहीं से उन्होंने प्रवेश किया था। लेकिन उस समय विदेशियों को तिब्बत में यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि तिब्बती विदेशियों का संपर्क अच्छा नहीं मानते थे। विदेशियों द्वारा उनकी शांत संस्कृति में हलचल ना हो, इसलिए वह विदेशियों को अपने देश में घुसने नहीं देते थे। इसी कारण राहुल जी ने यह यात्रा भिखारी के छद्म वेश में की थी, यानी भिखारी के बनावटी रूप में की थी। देखिए, पिछले 100 सालों में देश के, विदेश के यानी विश्व के अनेक हिस्सों में अनेकानेक बदलाव हुए हैं। तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि बदलावों ने विश्व को पूरी तरह से बदल डाला है। तो आइए देखते हैं आज से 100 साल पहले का तिब्बत। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर भारतीयों को तिब्बत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, तो राहुल जी ने तिब्बत में कैसे प्रवेश किया। तो देखिए, जैसे आज के जमाने में अगर तिब्बत की यात्रा करनी हो तो पासपोर्ट और वीजा का होना अत्यंत आवश्यक है। उस समय पासपोर्ट और वीजा तो नहीं थे, लेकिन परमिट का होना बहुत जरूरी था। और यही परमिट यानी अनुमति पत्र यानी राहदारी दिलवाने में राहुल जी की मदद की उनके मित्र और गाइड सुमति प्रज्ञा जी ने। और राहुल जी नेपाल से तिब्बत में यालेप नामक स्थान में दाखिल हुए। देखिए, 1912 तक तिब्बत में चीन के किंग राजवंश का शासन था, और 1913 में तिब्बतियों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसलिए तो 1929 में जब राहुल जी तिब्बत में दाखिल हुए तो उन्होंने वहां पर क्या देखा? उन्होंने वहां पर देखी चीनी सैनिकों द्वारा छोड़ी गई चौकियां और किले। इसके साथ ही हमें यह भी मालूम होता है कि तिब्बत की अर्थव्यवस्था उस समय यानी कि तिब्बत की इकोनॉमी उस समय व्यापारिक मार्गों पर आधारित थी,
और यह सारे व्यापारिक मार्ग भारत, चीन, नेपाल, भूटान से लहासा में जाकर मिलते थे। जब लेखक राहुल सांकृत्यायन जी तिब्बत में दाखिल हुए, तिब्बत में जब उन्होंने प्रवेश किया, जिस क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया वह प्रमुख व्यापारिक मार्ग भी था और साथ ही साथ प्रमुख सैनिक रास्ता भी था। तो आइए अब देखते हैं तिब्बत के समाज को। लेखक ने तिब्बत के समाज को काफी नजदीक से देखा, क्योंकि कई बार वह यात्रा के दौरान स्थानीय निवासियों के घर पर ही ठहरते थे। उन्होंने वहां पर देखा कि तिब्बत की औरतें पर्दा नहीं करती, यानी वहां पर पर्दा प्रथा नहीं है और छुआछूत और जाति प्रथा भी नहीं है। तिब्बती लोग अतिथि सत्कार में तो अद्वितीय हैं। अगर अनजान घर की महिला को भी चाय की सामग्री दे दी जाए तो वह उसे चौंगी में परोसकर दे देती है। लेकिन शाम के समय तिब्बती लोग छंग नामक मदिरा को पीकर अपने होश खो बैठते हैं, यानी अपने सामान्य व्यवहार से भटक जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं और जानते हैं तिब्बत की संस्कृति को। आइए सबसे पहले बात करते हैं वहां के धर्म की। तिब्बती लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। लेखक के मित्र सुमति प्रज्ञ के यजमान लगभग सभी गांवों में थे और सुमति प्रज्ञ बौद्ध गया से लाए गंडे बांटने लगभग सभी गांवों में जाते थे और दक्षिणा प्राप्त करते थे। अब बात करते हैं वहां के खान पान की। तिब्बत की प्रसिद्ध चाय है बटर टी और लेखक ने नमक मक्खन से बनने वाली इस चाय का तो वर्णन विशेष रूप से किया है। इसी तरह सत्तू और थुक्पा भी वहां के विशेष खान पान में शामिल हैं। तो आइए अब लेते हैं तिब्बत की भौगोलिक जानकारी। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं। 16-17 हजार फीट ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर दूर दूर तक किसी भी आदमी को नहीं देखा जा सकता। इसीलिए इन डांडों के आसपास किसी गांव के होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसा ही एक विकट डांडा था थोंगला। इसी तरह अपनी यात्रा के दौरान लेखक ने ऊंचे ऊंचे सफेद बर्फ से ढके हुए पहाड़ देखे और साथ ही हरियाली युक्त हरे भरे पहाड़ भी देखे। तो कुछ ऐसे पहाड़ भी देखे जो भूरे और पथरीले थे। लेखक ने इन्हीं डांडों पर देवताओं के लिए बनाए गए स्थान भी देखे। इन स्थानों के प्रति लोगों के मन में बहुत श्रद्धा थी, अटूट श्रद्धा थी और इन स्थानों को जानवरों के सींगों, पत्थरों के ढेर और रंगीन कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। तिब्बत की भौगोलिक जानकारी को समझने के बाद आइए बात करते हैं वहां की प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था के बारे में। उस समय यानी कि 1929 और 30 में राहुल जी ने देखा कि वहां पर कोई हथियार कानून ही नहीं है, इसलिए लोग लाठी की तरह बंदूक और पिस्तौल लिए फिरते हैं। गांव में अगर किसी का खून हो भी जाए तो खूनी को सजा मिल सकती है, लेकिन निर्जन और सुनसान स्थानों पर मरे हुए आदमियों की कोई परवाह नहीं करता और सरकार, पुलिस और खुफिया विभाग पर बिल्कुल खर्च नहीं करती है। इसलिए इन निर्जन और सुनसान स्थानों पर डाकुओं से बचने के लिए राहुल जी को भिखमंगे का अभिनय करना पड़ा था। तो आइए अब बात करते हैं और समझते हैं कि तिब्बत में किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती थीं। लेखक ने खेती-बाड़ी और जमींदारी व्यवस्था का वर्णन किया है। उस समय के तिब्बत में जमीन छोटे बड़े जागीरदारों या जमींदारों में बटी होती थी और इस जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में था। खेती का इंतजाम देखने के लिए मठों की तरफ से मुखिया के रूप में किसी भिक्षु को भेजा जाता था और जमींदारों के लिए यह भिक्षु राजा से कम नहीं होता था, यानी भिक्षु को बहुत सारे प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होते थे। तो अभी तक हमने तिब्बत के भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को समझा, साथ ही वहां की कानूनी व्यवस्था के बारे में भी पता चला। लेकिन अब प्रश्न उठता है, क्या लेखक की तिब्बत यात्रा का उद्देश्य पूरा हुआ? क्या वह बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर पाए? तो हाँ, लंगकोर के पड़ाव के बाद लेखक सुमति प्रज्ञ के कहने पर शेकर विहार गए और वहां पर उनकी मुलाकात हुई
वहां की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे से, और भिक्षु नमसे की सहायता से लेखक को कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियां पढ़ने को मिली। उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक उनका अध्ययन किया। इसके बाद दोनों यात्री यानी लेखक और सुमति प्रज्ञा जी निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की ओर, जो था तींगरी गांव। तींगरी गांव अब तो लेखक को और सुमति प्रज्ञा जी को पहुंचना है, लेकिन पाठ्य पुस्तक में राहुल जी की यात्रा का अंश यहीं तक संकलित है। तो अब आपके मन मस्तिष्क में एक सवाल उमड़ घुमड़ रहा होगा कि क्या लेखक लहासा पहुंच पाए? तो हाँ, शेखर गुम्बा, शिगरची और ज्ञानजी आदि स्थानों की यात्रा करते हुए लेखक 17 जुलाई 1929 को लहासा पहुंचे थे और 24 अप्रैल 1930 तक लहासा में ही रहे थे। 1929 के तिब्बत की सैर तो हमने कर ली। आत्मकथात्मक शैली में लिखे इस यात्रा वृतांत से हमारा ज्ञानवर्धन भी हुआ और मनोरंजन भी हुआ। तो अब आप भी एक अभ्यास कार्य कीजिए। आप आज के समय के तिब्बत के भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए और उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो जब तक आप ये जानकारी इकट्ठी करें और शब्दों में लिखें, तब तक मैं लेती हूं आप सबसे विदा और हम अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।